Hello everyone. I hope everybody is doing all right. My name is Titik सुवेरा. मौसम बाहर काफ़ी बढ़िया हो रहा है. बढ़िया मौसम में अपन बढ़िया सी क्लास ले लेते हैं एथिक्स की, इंटेग्रिटी की एंड एप्टीट्यूड की. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह शुरू करते हैं. वीडियो किसका है या क्लास किसकी है? क्लास जो है अपन एथिक्स की ले रहे हैं. इस एथिक्स की क्लास के अंदर देखो एक बार बेसिक कुछ आइडिया देता हूँ मैं आपको. एथिक्स के अंदर सबसे पहले अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह कुछ देखे थे. फिर अपन ने कुछ इंट्रो वगैरह देखा था, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि भाई एथिक्स क्या होता है, मोरालिटी क्या होती है, वैल्यूज़ के बारे में कुछ एक बेसिक चीज़ें देखी थी, है ना. फिर उसके बाद अपन ने जो है एसेंस ऑफ एथिक्स जैसी चीज़ें देखी थी, तो एसेंस ऑफ एथिक्स देख लिया था. एसेंस ऑफ एथिक्स के अलावा फिर अपन ने और क्या देखा था, तो डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, है ना. रिसेंटली अपन ने डायमेंशंस ऑफ एथिक्स देखे थे कि वे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स कौन कौन से होते हैं. तो इसके अंदर तीनों डायमेंशंस देख लिए थे अलग अलग. ठीक है, और तीनों के अलावा और भी जो अदर रिलेटेड हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों को देखा था अपन ने. और इसके अलावा जो है तीनों हो गया, चारों को देख लिया था. चारों के अंदर फिर नॉर्मेटिव के अंदर जो 3-4 अलग अलग हैं उन सबको देख लिया था, है ना. ठीक है, गुड. तो ये सब चीज़ें अपन ने देख ली थी. फिर जो है अपन पर्सनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स भी अपन ने कर लिया था. फाइनली इस वीडियो के अंदर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि जो है 3 क्वेश्चंस का अपन जवाब ढूंढेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 विच वुड बी कि ये जो एथिक्स है, ये एथिक्स बनता कैसे? तो हाउ आर एथिक्स फॉर्म्ड. एथिक्स क्या होता है ये तो अपन ने पढ़ लिया. हाउ आर एथिक्स फॉर्म्ड, पहली बात ये. क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखेंगे कि ये एथिक्स चेंज कैसे होते हैं. ठीक है, कि भाई ये व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग दीज एथिक्स, है ना. और क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखेंगे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ एथिक्स, इनकी ज़रूरत क्या है. ठीक है, और या फिर अगर इसको दूसरे टर्म में देखो, नीड के अलावा देखो, तो कि भाई ये जो है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ह्यूमन लाइफ के ऊपर एंड जो सोशल लाइफ है या सोसाइटी एट लार्ज है उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालता है. और इसके साथ में अपन एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी देख लेंगे. ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आया है, एक ही क्वेश्चन था. ठीक है, चलो चेंज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, फॉर्म्ड के ऊपर शायद क्वेश्चन आया है, आई एम नॉट श्योर, है ना. फिर चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ आर एथिक्स फॉर्म्ड, कैसे बनते हुए बताओ. देखो एथिक्स बनने के लिए सबसे एथिक्स के जो है बनने के लिए सबसे पहले अपन एक प्रीफेस स्टेटमेंट देखते हैं, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देखते हैं इस क्वेश्चन का, है ना. वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ये है कि एथिक्स जो है बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट कारणों की वजह से, कॉन्क्रीट रीजंस की वजह से बनते हैं और ऐसे ही नहीं बनते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जो है हल्के फुल्के कुछ भी हुआ कि भाई आज जो है गर्मी ज़्यादा है, एक नया अपन कुछ जो है एथिक्स वगैरह डेवलप करते हैं, ऐसे नहीं होता है. बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट ठोस कारण होते हैं और थोड़े बहुत लंबे कारण होते हैं, समझ में आया. ठीक है, टाइम पीरियड के अंदर थोड़े लंबे होते हैं. ऑल्दो लेकिन ये जो कारण है, ये कारण जो है फॉर एवर रहें, ठीक है, फॉर एवर टाइम एंड प्लेस वगैरह रहें, ये नेसेसरी नहीं है. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे अभी अपन आगे जाकर देखेंगे, इस चीज़ को अपन आगे अप्लाई करेंगे, है ना, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि जिस कारण की वजह से कोई एक पर्टिकुलर एथिक्स एक सोसाइटी के अंदर डेवलप हुआ था, वो कारण तो मर जाता है लेकिन उसके बावजूद भी अपन उस एथिक्स को कंटिन्यू कर रहे होते हैं आगे, समझ में, रिजिडिटी के साथ में. तो उसके वेरियस अलग अलग रीजन्स हैं, वो क्या रीजन्स हैं उन्हें भी देखेंगे. तो जो है सबसे पहले जैसे अगर इस क्वेश्चन का अपन जवाब दें कि ये तो प्रीफेस स्टेटमेंट देख लिया, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्जैक्टली कॉज कर रहे हैं एथिक्स के फॉर्मेशन को. तो सबसे पहले जो है वो जोग्राफिकल फैक्टर्स को अपन कंसिडर करते हैं, इसलिए क्योंकि जोग्राफिकल फैक्टर्स सबसे ज़्यादा मेजर जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं वो जोग्राफिकल फैक्टर्स ही हैं. और इसे कोई भी समझ सकता है, कोई भी कुछ भी, बहुत ज़्यादा कोई खास बात नहीं है इन्हें समझना. जोग्राफिकल फैक्टर्स जैसे कि टेरेन, रिसोर्सेस, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट, है ना, इनसे एथिक्स बनते हैं.
ठीक है, इन्हीं जो है 4 चीज़ों से सोसाइटी के एथिक्स बनते हैं। अब इन 4 चीज़ों से सोसाइटी के एथिक्स आखिर कैसे बनते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। उस चीज़ को समझते हैं। तो टेरेन के अंदर, टेरेन या फिर लैंडस्केप, अब ये लैंडस्केप आपका अलग अलग टाइप का हो सकता है। लेट से कि भाई जो सोसाइटी डेवलप हुई है वो सोसाइटी जो है एक डेजर्ट लैंडस्केप, एक डेजर्ट रीजन के अंदर डेवलप हुई है। तो इस सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ होगी, टेल मी। इस सोसाइटी के अंदर ये लोग जो हैं हल्के कपड़े पहनेंगे, है ना, मतलब हल्के मतलब ऐसा है कि भाई एयरी कपड़े पहनेंगे, और ये जो एयरी कपड़े होंगे ये इनके पूरी की पूरी बॉडी को ढके हुए होंगे, क्योंकि डेजर्ट रीजन के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है या फिर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है ना। अगर कोल्ड डेजर्ट है तो सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे भारी कपड़े होंगे, लेकिन पूरी बॉडी को अभी भी ढके हुए हैं। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भी पूरी बॉडी को ढके हुए हैं, वरना सनबर्न वगैरह हो जाएगा, जो है बाकी बॉडी को नुकसान होगा, है ना। इसलिए पूरी की पूरी बॉडी को ढके हुए कपड़े होंगे। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कपड़े कैसे, कपड़े तो अपन पढ़ नहीं रहे ना, एथिक्स और सोसाइटी की वैल्यूज़ वगैरह इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। अगर कपड़े इनिशियल स्टेज के अंदर पूरी तरीके से ढके हुए हैं तो इस स्टेज से, इस जगह से जो कोई भी रिलीजन पनपेगा या जो है डेवलप होगा, तो वहाँ के लोगों के कपड़े कैसे होंगे, वो भी पूरी तरीके से ढके हुए होंगे। एग्जाम्पल इस्लाम, समझ में आया। वहीं अगर मान लो कि भाई आपकी टेरेन जो है वो, या इसको चलो क्लाइमेट में लेंगे, ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पर ले लिया। इसके अलावा और क्या चीज़ है, लेट से टेरेन या लैंडस्केप के अंदर ही लेट से कि अगर आप एक आइलैंड नेशन के ऊपर रह रहे हो, तो आइलैंड नेशन के अंदर, ये चीज़ मैंने आपको शायद ज्योग्राफी में बताई थी, आई डोंट नो, ठीक है, अगर आप एक आइलैंड नेशन के ऊपर रह रहे हो तो वहाँ पे आपके कपड़े कैसे होंगे, वहाँ पे आपके एकदम छोटे कपड़े होंगे। चाहे मॉडर्न सोसाइटी हो, चाहे कितनी ट्रेडिशनल सोसाइटी हो, आपके पास एकदम छोटे कपड़े होंगे। एग्जाम्पल इज जो हवाईयन आइलैंड वगैरह के अपन देखते हैं, सेंटिनीज आइलैंड्स वगैरह के अपन देखते हैं, तो उन्होंने पत्ते पहन रखे होते हैं, है ना। कोकोनट की छाल वगैरह ऐसे ऊपर कोकोनट की छाल पहन रखी होती है ना, और उसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं पहन रखा होता है। नीचे चप्पल होती है, नॉर्मल स्लीपर होती है, ठीक है, और बस यही ड्रेस होती है, समझ में आया। तो ये ड्रेस इस जगह पर काम कर रही है क्या, नहीं कर रही है। इनके लिए बहुत ज़्यादा अनएथिकल है, और इनके लिए ये बहुत ज़्यादा अनएथिकल है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या पहन रखा है, समझ में आया, ठीक है। रिसोर्सेज की अगर अपन बात करें तो जिस तरीके के रिसोर्सेज उस जगह पर हैं, उस तरीके से वहाँ के एथिक्स वगैरह डेवलप होंगे। इसका ये मतलब है जैसे अगर एक कोई भी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर लेट से एक अपन को जो है मिनरल मिलता है, मिनरल का नाम है XYZ मिनरल। ये मिनरल वहाँ पे अबंडेंस के अंदर है, और ABC मिनरल जो है ये अबंडेंस में नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर आदमी ABC मिनरल की तरफ जाएगा, उसके ज़्यादा कामना वगैरह करेगा, तो क्या होगा, तो इसकी जो है सोसाइटी को लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा। उसके अलावा जो है इन जनरल जो किंगडम वगैरह वहाँ पे जो भी डायनेस्टीज़ वगैरह होंगे उन सबको लॉस होगा। इसीलिए ये लोग क्या करेंगे, XYZ मिनरल की तो प्रमोशन करेंगे और ABC मिनरल को डिमोट करेंगे कि ये बेकार चीज़ है, इससे दूर रहो, ये हराम है, समझ में आया। बायोडाइवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो जैसे इस्लाम अब कहाँ पे पनपा, ठीक है, ऐसे कोई खास मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इस्लाम के साथ, तो एक दो ऐसे ही यहाँ पर आ गए, अभी 2-4 और भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो इस्लाम की अगर अपन बात करें तो इस्लाम के अंदर जो है पिग्स को खाना हराम माना गया। अगर इसका एक बेसिक लॉजिक आप लगाओ तो पिग्स कहाँ पर होते हैं, पिग्स जो हैं वो स्वाम्पी रीजन के अंदर होते हैं, ये आपने कभी भी देखा होगा, है ना। स्वाम्पी रीजन कादे के अंदर जो है वो आपको मिलते हैं। क्या आपको अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर कहीं पर कादा मिलता है, रेत है वहाँ पर सब जगह पर, समझ में आया, ठीक है। तो रेत के अंदर आप जो है ये चीज़ कैसे लेकर आओगे, बट ऑब्वियस सी बात है, तो उनके लिए पिग्स जो है वो इस तरीके की चीज़ हुई। इसके अलावा यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी के अंदर इस्लाम ही नहीं, जैसे अगर हिंदू कल्चर की अगर अपन बात करें, ब्राह्मण कल्चर की अपन बात करें, तो वहाँ पे शुरुआती जो नेसेंट कल्चर था उसके अंदर वो बीफ वगैरह काफ़ी ज़्यादा खाते थे। बाद में तो कंपटीशन वगैरह की वजह से वो सब मैंने आपको बताया है ना, बट वहाँ पे बीफ काफ़ी ज़्यादा खाते थे। क्यों? क्योंकि बीफ होता था, काउज होती थी, कैटल होता था, समझ में आया। जितना ज़्यादा कैटल है उतना जो अवेलेबल है वो खाएंगे ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जैसे जो है इंडिया के अंदर वेल खाना बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब बात मान ली जाएगी। वेल मछली कौन खाता है ना, ठीक है। या फिर और भी ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग है, जैसे एग्जांपल जैसे कि जो है अपने यहाँ पे अपन बिच्छू नहीं खाते और सांप नहीं खाते, और उसके अलावा जो डिफरेंट डेलिकेसीज़ है, कहाँ की, जापान की,
वो जापान जापान में डेलिकेसीज है, और अपने यहाँ पे अपन उसको कह रही है क्या है, कीड़े मकोड़े खा रहा है, समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर वो लोग टिड्डे खाते हैं, अगर आपने कभी फ़ोटो वगैरह देखी हो तो वो टिड्डे ऐसे फ्राई करके टिड्डे खाते हैं। आप सोच लो एक बार कभी टिड्डे खाने के बारे में ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, क्लाइमेट। क्लाइमेट की अगर अपन बात करें तो क्लाइमेट में जैसे मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, हाँ एग्जैक्टली तो जैसे क्रिश्चियनिटी, अब क्रिश्चियनिटी के एथिक्स वगैरह, इनकी जो ड्रेसिंग सेंस वगैरह, इनकी ड्रेसिंग सेंस के अंदर क्या सिस्टम होता है, इनकी ड्रेसिंग सेंस के अंदर पहले तो जो है ये अंदर वेस्ट वगैरह पहनते हैं, उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं, है ना, ठीक है। उस शर्ट के ऊपर जो है कुछ यहाँ पे कुछ ओपन ना रह जाए, क्योंकि वो आगे से खुला होता है, तो उसको पैक करने के लिए यहाँ पे टाई लगा देते हैं कि बिल्कुल भी हल्का फुल्का भी खुला नहीं होना चाहिए, इधर से भी पूरा पूरा टाइट हो जाना चाहिए, तो टाई लगा दी। अब पहले के अगर आप टाइम के अगर देखोगे ना तो वहाँ पे कॉलर भी एकदम ऊंची होती थी, अभी तो कॉलर ठीक है जो है फोल्डेड इस तरीके से होते हैं, और अभी भी कई जगह पे कॉलर जो फोल्डेड होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। उस समय वो कॉलर भी ऐसे खड़ी कॉलर होती थी कि अभी गर्दन भी छुप जानी चाहिए, है ना। फिर गर्दन छुप जाने के बाद क्या चीज़ होगी, फिर इसके बाद में जो है जो कोट का जो वेस्ट है वो वेस्ट आएगा, है ना। फिर इस वेस्ट के आने के बाद, अभी सुनना, इस वेस्ट के आने के बाद जो कोट है वो कोट आएगा, उस कोट के आने के बाद जो है ओवर कोट है वो ओवर कोट आएगा, उस ओवर कोट के आने के बाद साथ में जो है यहाँ पे मफलर आएगा। दिस इज वॉट दे आर वेयरिंग, और एंड दे आर कंफर्टेबल। ये चीज़ आप यहाँ पे पहन के देखो, आपको मज़ा आ जाएगा, है ना, प्रोवाइडेड इतनी ज़्यादा ठंड वगैरह और उन इलाकों में आप नहीं हो, ठीक है। तो जो है ये वो इनको पहन रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर क्लाइमेट ऐसा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के जो फैक्टर्स हैं ये सबसे ज़्यादा प्राइमरी इंपॉर्टेंस के फैक्टर्स एथिक्स वगैरह बनने के अंदर ज्योग्राफी के हैं। सेकंड नंबर पे जो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, दोज आर इकोनॉमिकल फैक्टर्स। मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूँ जैसे मेरे दोस्तों में और ऐसे ही, ठीक है, तो मैं उनमें कहता हूँ कि भाई ये आप हमेशा देखोगे कि मार्क्स जो है वो हमेशा रिलीजन के ऊपर आपको तैरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। मार्क्स एंड रिलीजन, मार्क्स के बारे में अगर किसी ने सुना हो, शायद मैंने पहले कभी मेंशन नहीं करा है। हु इज़ मार्क्स, मार्क्स इज़ कार्ल मार्क्स। ये एक जो है थिंकर थे, है ना, सोशोलॉजिकल थिंकर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, इकोनॉमिक थिंकर थे, काफ़ी सारे अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट्स के अंदर इनका रोल रहा है। और इन्हीं की बदौलत जो है पूरा का पूरा रशियन रेवोल्यूशन वगैरह इन्हीं की बदौलत आया था। इसके अलावा मतलब इनके आइडियाज़ के ऊपर ही बेस्ड था। इसके अलावा जो सोवियत यूनियन बना था, USSR, तो जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन भी इन्हीं के आइडियाज़ के ऊपर बना था। सोशलिज्म का और जो कम्युनलिज्म वगैरह के जो आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर आज भी चाइना काम कर रहा है, वो सारे के सारे आइडियाज़ कार्ल मार्क्स के हैं। मैं कोई मार्क्सिस्ट हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन एक बात मैंने ज़रूर देखी है कि कार्ल मार्क्स वाकई हमेशा रिलीजन के ऊपर तैरता हुआ नज़र आता है। इसका क्या मतलब है, कार्ल मार्क्स जो है हमेशा इकोनॉमिक की बात करता था। कार्ल मार्क्स जैसे अब सोशोलॉजी वगैरह अपन अगर कभी पढ़ें तो ये जो वर्ड्स अभी मैं बोल रहा हूँ, जिस किसी का भी सोशोलॉजी ऑप्शनल नहीं है वो इनको अप्लाई मत करना, नोट्स वगैरह मत लिखना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स, वैसे ये हल्का फुल्का लिखो तो कोई खास बात नहीं एक दो को, लेकिन आगे जो वर्ड्स आएंगे थोड़ा बहुत एक दो चीज़ आएगी। तो जैसे यहाँ पर वर्ड बोला जाता है इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट, ठीक है, मार्क्स के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से ऑब्सेस्ड होता है। तो ये जो है इकोनॉमी से ऑब्सेस्ड है, ये हर चीज़ के अंदर इकोनॉमी को लगा कर देखते हैं कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी अगर वीक है तो उसका कारण है इकोनॉमी, आदमी अगर वीक है उसका कारण है इकोनॉमी, विमेन अगर वीक है उसका कारण है इकोनॉमी। अगर जो है ये सब एल्टन वगैरह, सब एल्टन मतलब जैसे आप कहो तो जो SC STs वगैरह, इनकी अगर जो कंडीशन पुअर है तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से मानते भी होंगे, लेकिन हमेशा याद रखना सिर्फ इकोनॉमी कभी भी पूरे तरीके से कारण नहीं हो सकता है, और भी काफ़ी सारे कारण होते हैं। जैसे कि एक चीज़ देखने को मिली है कि जो रिच वेमेन होती है, ठीक है, रिच फैमिली की, रिच हाउस होल्ड की जो वेमेन होती है, उनका ज़्यादा जो है वो क्या कहेंगे इसको, एक्सप्लॉयटेशन, उनका कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है बजाय जो पुअर फैमिली की वेमेन होती है उनके, ठीक है। बट ये खैर अपने यहाँ पे काम का नहीं है, इसको सोशोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है,
और इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट हर बार हर चीज़ को इकोनॉमी से जोड़कर देखते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई रिलीजन जो है, रिलीजन इज़ नथिंग बट ओपियम ऑफ मासेस, एंड रिलीजन जो है, रिलीजन भी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा जो है ऑब्सेस्ड है, रिलीजन भी इकोनॉमी के बलबूते ही चलता है, तो रिलीजन नीचे आता है, इकोनॉमी ऊपर आती है। अब ये किस तरीके से आती है? इस तरीके से आती है कि समझो कि लेट से कि भाई अगर आपकी इकोनॉमी वगैरह अच्छी ग्रो कर रही है तो क्या होगा, तो बजाय आपकी जो है सोसाइटी के अंदर इस्लाम वगैरह डोमिनेट कर रहा है, उसके बावजूद भी, या फिर इकोनॉमिक कारण है, अगर आपको पैसे वगैरह की ज़रूरत है तो उसके बावजूद भी आपके देश के अंदर ड्रिंकिंग अलाउड होगी, आपके देश में पिग्स को खाना अलाउड होगा, आपके देश में विमेन का ड्राइविंग वगैरह जो भी वोटिंग राइट वगैरह अलाउड होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल इसका है यूएई। समझना? आपके देश में बिकनियों में घूमना, मतलब बिकनी वगैरह में घूमना अलाउड होगा। अब वो भली उनके लोगों को इतना घूमने दे ना दें, लेकिन बाकी लोग इतना ज़्यादा घूम रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि इकोनॉमी मैटर्स, रिलीजन वगैरह बाद में आता है। समझ में आया? ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एक क्लोज एग्जाम्पल दूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको जो है एक हींग का पैकेट गिफ्ट करा था। वो हींग बहुत ज़्यादा स्पेशल हींग है, और यहाँ पे मतलब जो है कुछ एक इलाकों में ही मिलती है, बहुत ज़्यादा स्पेशल हींग है, और लिक्विड हींग होती है, थोड़ी सी ऐसी लिक्विड हींग होती है। अब वो जो हींग है, वो उस हींग की रेट है वो तोले के भाव से मिलती है, मतलब 10 ग्राम 20 ग्राम इस तोले, 1 तोला 2 तोला इस हिसाब से मिलती है। एक तोले की रेट उसकी शायद 100 या 120 या ऐसे कुछ थी, ठीक है। तो अब आप काउंट करो 1 किलो की रेट कितनी हुई। समझ में आया? इतनी महंगी हींग मैंने उसको जो है 1 या 2 तोला मैंने उसको ऐसी दी थी। मैंने कहा इसको यूज़ करना, बहुत ज़्यादा ज़ोरदार है। अब मुझे नहीं पता था कि उसके यहाँ पे हींग जो है वो अलाउड नहीं है, और वो हींग को ऐसे हराम मानते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार ये तो पहले बोलना चाहिए था तुझे, मैं तो ले आया। तो वो बोलता है कि वाह कोई बात नहीं। मैंने कहा देख ले, तेरे को नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं ले जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा। फिर मैंने उसको ये रेट बताई, मैंने कहा ये रेट है। जैसे ही मैंने रेट बताई उसी समय उसने हींग खींच ली। अब ये हींग कहीं नहीं जा रही है। समझ में? देन ही वेंट टू हिज होम, उसने अपनी माता जी को बताई। माता जी ने कहा नहीं हींग तो ये है, हींग तो वो है। अब एक मज़ेदार बात है, जब ये वही पर्सन है जो हींग जो है, अगर हींग की नमकीन वगैरह बनती है तो वो खा लेंगे, बाज़ार में जो खाना सब्जी वगैरह होती है उसमें हींग डलती है, जो होटल्स वगैरह में, तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हींग का ऐसा है। फिर इन्होंने कहा कि भाई ये रेट है, तो वो हिल गए। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, डाल देंगे। तो व्हाट इज दिस? दिस इज इकोनॉमी ऑलवेज विंस ओवर रिलीजन। समझ में आया? तो इकोनॉमी इज अ बिग फैक्टर। अब इकोनॉमी फैक्टर के अंदर अगर इसी को थोड़ा सा अपन स्पेसिफिक चलें, ठीक है, इसी के अंदर अपन स्पेसिफिक चलें, तो इकोनॉमी के अंदर, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको लिखना है ना। तो इसके अंदर अगर अपन स्पेसिफिक चलें तो एक तो क्या सिस्टम है इकोनॉमी का, है ना, और किस स्टेज की इकोनॉमी है डोमिनेट कर रही है, इस तरीके से आप कह सकते हो कि विच स्टेज ऑफ इकोनॉमी इज डोमिनेटिंग। कहने का सिस्टम का मतलब है कि भाई कैपिटलिज्म है या फिर कैपिटलिज्म है क्या, या फिर सोशलिज्म। तो जैसे अगर सोशलिज्म होगा तो इक्वालिटी वगैरह की बातें होंगी। इक्वालिटी के अलावा जो है यहाँ पे ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं रीजनल बातें होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल नहीं जाएंगे। वहीं कैपिटलिज्म के अंदर थोड़ी ग्लोबल बातें होंगी। यहाँ पर कंपटीशन वगैरह की बात होगी, कॉम्पीट करो, जो जीता उसकी सक्सेस वगैरह, है ना। तो ये सब इनोवेशन वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर होगी। यहाँ पे ज़्यादा इनोवेशन वगैरह नहीं होगा। स्टेज यहाँ पर अगर जैसे स्टेज देखे तो जैसे प्राइमरी स्टेज के अंदर है अभी, मतलब डोमिनेट किस में है, सेकेंडरी में है या फिर टर्शरी में है ना। तो अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी के अंदर क्या चीज़ होगी, प्राइमरी के अंदर उनके यहाँ पर जॉइंट फैमिली देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ पर टर्शरी में अपन को न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलेगी। यहाँ पर माइग्रेशन वगैरह का स्कोप नहीं होगा। यहाँ पे माइग्रेशन का यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज के अंदर माइग्रेशन का हैवी स्कोप होगा, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री तो जहाँ पर लगेगी वहाँ पर जाके काम करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर जो है मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। मोबिलिटी का मतलब है कि आज आप इस फैक्ट्री में हो, कल आप उस, या आज आप इस
जो है बिजनेस में हो, इस शॉप में हो, इस कंपनी में हो, कल आप किसी और कंपनी में हो, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर मोबिलिटी वगैरह का स्कोप नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ी ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज़ होगी, यहाँ पर थोड़ी लिबरल वैल्यूज़ होगी। लिबरल वैल्यूज जैसे कि भाई लिव इन वगैरह कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है। उसके अलावा जो बाकी कुछ जो कपड़े वगैरह, ठीक है, विमेन के कपड़े, मेन के कपड़े, कोई बहुत ज़्यादा कोई वो वाली बात नहीं, समझ में आया। तो ये सब कुछ एक चीज़ है। फिर इसके बाद क्या है, इकोनॉमी हो गया। इकोनॉमी के बाद थर्ड फैक्टर आता है डेमोग्राफी या फिर डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन वगैरह। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डायनेमिक्स आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो। तो सबसे पहली बात तो पॉपुलेशन कितनी है, कम है या ज़्यादा है। देखो सिंपल सी बात है और बढ़िया बात है। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल गया था। आप जैसे अगर हॉस्पिटल जाते हो या फिर किसी और ऐसी किसी जगह पे जाते हो जहाँ पे लाइन लगने वाली है, हॉस्पिटल बेस्ट एग्जांपल है, कोई सरकारी हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है ना, बिग हॉस्पिटल, वहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगने वाली है। एक चेम्बर जो है और जो भी डॉक्टर का एक चेम्बर है उसके बाहर काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन लगने वाली है। या फिर दवाई लेने के लिए, चूँकि निःशुल्क दवाइयाँ हैं, ये है वो है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह है, तो उन सब के अंदर लंबी लाइन लगने वाली है ना, ठीक है। निःशुल्क नहीं भी हो अगर तो भी कंपैरेटिवली सरकारी के अंदर सस्ती तो होगी ना, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर लंबी लाइन लगेगी। अब इस कंडीशन ये लंबी लाइन क्यों लग रही है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। डायनेमिक समझना, पॉपुलेशन ज़्यादा है। और इस पॉपुलेशन ज़्यादा के अंदर क्या चीज़ होगी, इस पॉपुलेशन ज़्यादा के अंदर आप हमेशा इस जो है अलर्टनेस में रहोगे। यू विल बी सुपर डुपर अलर्ट। इस अलर्टनेस में रहोगे कि कोई भी इस लाइन को तोड़ के आपसे आगे नहीं निकल जाए, क्योंकि आप इतनी देर से यहाँ वेट कर रहे हो कि धीरे 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 ये लाइन आगे किसके, मैं यहाँ तक पहुँचूँ और फिर उसके बाद गेट के अंदर घुसूँ। अगर कोई डायरेक्टली अंदर घुस गया तो फिर आप बेवकूफ़ हो, समझ में आया। इसलिए जो है ये इतनी ज़्यादा अलर्टनेस वगैरह है। और इस अलर्टनेस का कारण क्या है, भीड़ नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बीमारी नहीं है, बल्कि पॉपुलेशन है। इसीलिए अपन जो सोसाइटी पढ़ते हैं तो सोसाइटी के अंदर अपन पॉपुलेशन डायनेमिक्स वगैरह देखते हैं कि पोवर्टी कैसे पॉपुलेशन से जुड़ी हुई है, ये सब चीज़ें पॉपुलेशन से कैसे जुड़ी हुई है, ठीक है। आप कितने भी मेजर्स ले लो, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा दर से बढ़ रही है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, जिसके साथ में आप कितना खर्चा करोगे उतना ही कम है, समझ में आया। कितनी ज़मीन होगी उतनी ज़मीन कम है, ठीक है। जैसे अपन कई बार लोगों को देखते हैं, लोग कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर जीते हैं। इतना सा लैंड है, उस लैंड के अंदर बतेरों घर है, समझ में ही नहीं आ रहा कितने घर हैं, कौन सा घर कहाँ पे शुरू हो रहा है, कौन सा घर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस तरीके से घर बने हुए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, और ये मैं ऐसी व्यंग में हंस रहा हूँ, बाकी हंसने वाली चीज़ नहीं है ना। पॉपुलेशन अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी वगैरह होगी, वो सब बातें होंगी। बट ये पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा कम है तो जैसे एक नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, पॉपुलेशन के साथ में पर कैपिटा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, या पर कैपिटा आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, वो भी मैटर करता है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये कम वाली चीज़ बताऊँगा, ठीक है। पर कैपिटा रिसोर्स के अंदर क्या चीज़ है, पर कैपिटा रिसोर्स में मतलब मान लो कि भाई लेट से आपके पास 100 टन रिसोर्स है और आपके पास 100 ही पीपल है, तो पर पर्सन 1 टन रिसोर्स है, कमी ही नहीं है, समझ में आया। लेकिन अगर आपके पास 100 टन रिसोर्स है और मान लो 1 लाख पीपल हैं या 1000 पीपल हैं या 10,000 पीपल हैं, तो जितने भी जो भी नंबर बढ़ता जा रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, वो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो पर पर्सन के उसके अंदर जो है कम पड़ते जा रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। ये 100 पे 100 था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही ये जो है यहाँ पर ये 100 होगा और इस तरफ ये जो है 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, मतलब 10 लाख 10 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, जो भी, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या चीज़ होगी, उस सिचुएशन के अंदर जो है आपके पर कैपिटा पर पर्सन जितना रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होता जाएगा। नाउ जब ये पॉपुलेशन ज़्यादा है तब तो दुख होगा ही, ये तो मैंने आपको बता दिया। जब पॉपुलेशन कम है तब भी दुख होगा। उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, जैसे कि मान लो कि बहुत कोई छोटी सी जगह है, वहाँ पे गिनती के 4 लोग रहते हैं और इसके अंदर रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, या 4 लोगों से थोड़ा ज़्यादा ले लो, मान लो कि 400-500 लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, और रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। अब जितने भी आसपास के जितने भी लोग होंगे उन सब की आई कहाँ पर होगी, उन सब की आई यहाँ पर होगी। एग्जाम्पल इस ताइवान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ताइवान की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा ग्रो है कि
आई एम नॉट, मतलब हो सकता है कि मैं फिगर शायद थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, बट मुझे जहाँ तक याद है 90% जो वर्ल्ड का मार्केट है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, वो सारा का सारा ताइवान के पास है। आपके ऑटोमोबाइल, आपके फ़ोन, आपके टैबलेट, आपका जो है कोई स्मार्ट वॉच वगैरह हो गई, आपकी टीवी हो गई, ठीक है, आपका ये लैपटॉप हो गया, है ना, पीसी हो गया, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, जिस किसी भी चीज़ के अंदर डिफेंस वगैरह के कुछ एक इक्विपमेंट वगैरह हो गए, ड्रोन वगैरह हो गए, जिस किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपका जो है सेमीकंडक्टर्स वगैरह लग रहे हैं तो उन सब के अंदर ताइवान है। ये ताइवान की पकड़ है, समझना। और छोटा सा मतलब आइलैंड है, बहुत कम पॉपुलेशन है, इसीलिए सबको इसकी ज़रूरत है, समझना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, पर कैपिटा रिसोर्स वगैरह, इसके अंदर शायद 1-2 पॉइंट और थे, उनको अभी देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है 4th पॉइंट आता है यहाँ पे, एट लास्ट फाइनली जो है यहाँ पर रिलीजन आता है। रिलीजन के अलावा जैसे जो है पॉलिटी वगैरह कुछ और भी चीज़ें जोड़ लेते हैं, बट ठीक है, अपन तो ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे। एट लास्ट यहाँ पे रिलीजन आता है, और रिलीजन का देखो, रिलीजन के अंदर भी 2 चीज़ें मैटर करती है, एक तो जो रिलीजन का नंबर है वो, और दूसरा जो रिलीजन का नेचर है वो। पहले नंबर समझते हैं। नंबर के अंदर ये है कि अगर सिर्फ एक ही रिलीजन डोमिनेट कर रहा होगा तो फिर कैसी भावना होंगी, तो फिर ऑर्थोडॉक्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें होंगी, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स भावनाएं होंगी, और जो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट भी थोड़ा सा लिमिटेड होगा, हिंडर्ड होगा, है ना। वहीं अगर मल्टीपल रिलीजन्स हैं, काफ़ी सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, लिबरल भावनाएं ज़्यादा होंगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। नेचर किस तरीके का रिलीजन है, अब ये अगर मान लो कि भाई ये दोनों ही केस में लग सकता है। लेट्स से कि एक ही रिलीजन है जो डोमिनेट करता है, और वो रिलीजन बहुत ज़्यादा अपने आप में भी जो है ऑर्थोडॉक्स टाइप का, वैसे ही ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है। एग्जाम्पल है इस्लाम, इस्लाम को वैसे जो है इस्लाम हो गया, उसके अलावा अपना जुडाइज़म हो गया, है ना, उसके अलावा ज़ोरास्ट्रियनिज़म हो गया, ठीक है। तो इन सारे ये जो ऐसे ये जो रिलीजन्स हैं, इनको यूजुअली वर्ल्ड ओवर, ठीक है, अगर कोई ऐसा देख भी रहा है तो इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, वर्ल्ड ओवर जो है इन्हें ऑर्थोडॉक्स या फिर थोड़ा जो है कट्टरवादी टाइप इस तरीके से ही देखा जाता है। तो ये जो जितने भी रिलीजन्स हैं, अगर यही डोमिनेट कर रहे होंगे तो क्या होगा, सब जगह जो है हिजाब वगैरह पहनेंगे, एथिकल पुलिस लगा के रखेंगे कि भाई एथिक्स वगैरह मोरालिटी के लिए एक पुलिस आपने सेटअप करी है ना, जो कि आपको ज़बरदस्ती हिजाब पहनवा रही है। उसके अलावा विमेन के पास वोटिंग राइट नहीं होंगे, ड्राइविंग राइट्स नहीं होंगे, आदमी कितनी भी शादियाँ कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कब आ रही है, जब एक रिलीजन डोमिनेट कर रहा है, उस रिलीजन का जो नेचर है वो भी अपने आप में ऑर्थोडॉक्स और इस टाइप का है। वहीं अगर मान लो कि भाई मल्टीपल रिलीजन्स हैं, लेट्स से कि भाई 2 रिलीजन है, अपन अपनी सहूलियत के लिए मानते हैं, और अगर दोनों ही रिलीजन ऐसे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि भाई दोनों रिलीजन ऐसे ही हैं। व्हाट इज एग्जांपल, एग्जांपल इजराइल, हालतें ख़राब है उनकी। क्यों हालतें ख़राब है, क्योंकि इस्लाम एंड जुडाइज़म दोनों एक साथ हैं, और दोनों एक दूसरे को जीने नहीं दे रहे, समझ में आया, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या चीज़ है, रिलीजन वगैरह, डेमोग्राफी वगैरह, ये चीज़ होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आंसर हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि भाई व्हाट वाज द नीड ऑफ, नहीं क्या, फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि हाउ आर एथिक्स फॉर्म्ड, समझना है, एथिक्स कैसे फॉर्म्ड हुए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद चलो एक बार इसका रिविजन कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, ethical values develop over time due to very concrete reasons, although these reasons may or may not exist forever, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, फिर इसके बाद अपन ने देखा था कंडीशंस के अंदर सबसे पहले जोग्राफिकल कंडीशन, इसमें अपन ने टेरेन या फिर लैंडस्केप देख लिया, क्लाइमेट देख लिया, बायोडाइवर्सिटी देख लिया। इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर अपन ने सिस्टम देख लिया, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। एक्टिविटीज़ के अंदर अपन ने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी देख लिया, है ना। इन सब के साथ जो कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई वो देख लिया, इन सब के साथ कौन सी चीज़ें वो देख लिया। डेमोग्राफिक के अंदर पॉपुलेशन देख लिया, पर कैपिटा रिसोर्सेज, सेक्स रेशियो रह गया, ठीक है। सेक्स रेशियो एंड डाइवर्सिटी तो ठीक है, सेक्स रेशियो इज़ इंपॉर्टेंट, इसको अभी देखते हैं। इसके अलावा रिलीजन के अंदर अपन ने नंबर और नेचर वगैरह इन सब चीज़ों को देख लिया। व्हाट इज सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो का आप मतलब समझते हो कि मेल टू फीमेल, है ना, पर 1000 मेल्स कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। 1000 है, 800 है, 800 तो खैर मतलब मजाक बात हो गई, लेकिन ठीक है, 900 है, 950 है ना, 970, 980 कितनी है, तो खैर, तो वो दैट डिपेंड्स अपॉन, दैट शोज द एथिक्स
ठीक है। अब इसके अंदर एक दो मज़ेदार किस्से बताता हूँ आपको। जैसे अभी जो है सेक्स रेशियो फेयरली इवन चल रहा है, तो अभी अपन लोगों की क्या भावना है, मोनोगैमी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, लार्जली। अब देखो इसको समझना, काफ़ी सारे अब ऐसे तो मतलब जो है फैलेसीज और फैंटेसीज वगैरह तो मतलब वो रहती है पॉपुलेशन के बीच में कि नहीं ठीक है हमारे मल्टीपल पार्टनर्स होने चाहिए, बट लार्जली जो मैक्सिमम जितनी भी पॉपुलेशन है उनको ये है कि भाई हमारा एक हस्बैंड या फिर एक वाइफ होनी चाहिए, वी आर मोर देन हैप्पी। वहीं अब समझना, वहीं जो एंशिएंट टाइम था, जो पुराना टाइम था, उस समय पे कंडीशन अलग थी। तो उस समय पर कैसी कंडीशन थी, उस समय पर पॉलीजीनी और पॉलीएंड्री की अपन को कंडीशन देखने को मिलती थी। पॉलीजीनी जैसे कि उस समय पर चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई सी भी कास्ट के हो, आपकी यूजुअली जो है 2 से 3 बीवियाँ होती थी, और ये कोई ख़ास बात नहीं है, नॉर्मल बात है, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बात है। जैसे कि जो है चारुदत्त हो गया, ठीक है, चारुदत्त एक इम्पॉर्टेंट प्ले था। चारुदत्त के अंदर अपन देखते हैं, और भी जगह जगह पता नहीं कितनी सारी चीज़ों में अपन देखते हैं, तो उसके अंदर क्या किस्सा होता है, उसके अंदर एक जो है हीरो होता है, फिर उसकी एक बीवी होती है, फिर उसके साथ में उसको जो है एक कोई और प्रिंसेस वगैरह से प्यार हो जाता है, तो ये प्रिंसेस भी हो जाते हैं, फिर एट लास्ट जो है ड्रामा के एंड में ये तीनों जने जो है हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। तो ये जो हैप्पीली एवर आफ्टर रह रहे हैं, ये इतने लंबे टाइम तक लोगों ने इन्जॉय कराया, इसको बॉयकॉट नहीं कराया, इसको जो है ऑस्ट्रोसाइज नहीं कराया। कितनी खराब बात, कितनी नीच बात तुमने बता दी। आज की तारीख में अगर ये हो तो अपन बोले कितनी खराब, कितनी नीच, कितनी गंदी बात है ये, है ना। उस समय पर इसे ऑस्ट्रोसाइज नहीं करा गया, इसे सपोर्ट करा गया, बढ़िया माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि वहाँ पर वैल्यूज़ ऐसी थी, समझ में आया, ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ थी। पॉलीएंड्री की अगर अपन बात करें, अब जैसे है ना, ये तो ठीक है, मैंने तो एक बंदे के 2 बीवियों की बात बताई मैंने आपको, 2 बीवियाँ तो मजाक बात है। अगर राजा महाराजा की देखें 160 बीवियाँ, राणा प्रताप की कहते हैं 160 160 बीवी थी, ठीक है। तो खैर क्या कहते हैं पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का क्या मतलब होता है, एक बीवी होती है और मल्टीपल पति होते हैं। अब इमेजिन करो जो महाभारत की सिचुएशन है, महाभारत के अंदर अब उसको जो है स्टोरी फॉर्मेट के अंदर और जो है उस तरीके से उसको बताया गया है कि अपन को ऐसा लगता है कि भाई हाँ ठीक है ये नॉर्मल है और ये इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन एक बार इसको इमेजिन करके देखना, चाहे कोई सी भी सोसाइटी हो, है ना, कितनी भी प्रिमिटिव हो, कितना भी आपकी मदर की वैल्यू हो, आपके फादर की वैल्यू हो, ग्रैंड फादर की वैल्यू हो, ग्रैंड मदर की वैल्यू हो, विलेज हेड की वैल्यू हो, किसी की भी वैल्यू हो, अगर आप घर पे आते हैं, आप एक लड़की के साथ में आते हैं और आपकी माताजी अगर आपको ये बोल देती है कि भाई ठीक है जो भी लाए हो सब में बांट लो, और आप बोलोगे हाँ ठीक है बांट लेते हैं ठीक है, इतनी ज़्यादा जो है ऐसी कंडीशन होती नहीं है, समझ में आया। फिर भी अपन देखते हैं कि आज भी इंडिया के काफ़ी सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पर आज भी पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती है। एक वेमेन होती है, मतलब एक वाइफ होती है और मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं, 2 3 4 5 हस्बैंड्स होते हैं। उस समय पर भी द्रौपदी एक वाइफ थी और 5 हस्बैंड्स थे, समझ में आया। अब वो क्यों थे? इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे सेक्स रेशियो वीक था, वेमेन की कमी थी, समझ में आया। अब या तो एक बंदा शादी करेगा या कोई नहीं करेगा, तो क्या बात ठीक है यार कोई बात नहीं, सबकी बारी आती है। और प्लस बात ये है कि फिर वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नॉर्मल सिचुएशन होती है। अब आप इस चीज़ को इस तरीके से देखो कि भाई आप अपने ऊपर लगा कर देखो ना, क्या आपको आपकी मदर बोले कि भाई ठीक है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को जो है अपने दोस्तों के साथ में बांट लो इमेजिन करो भाई कैसी बात है ये, समझना, ठीक है, इडियोटिक, मतलब हद से ज़्यादा जो है बेशर्मी और वैसी वाली बात। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं मदर और ये वो, लेकिन आप इमेजिन करना भी बहुत ज़्यादा जो है वैसी वाली बात है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी का अपना माइंडसेट और अपनी जो सोसाइटी है, जो वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, वो इस तरीके से फॉर्म्ड है। अगर अपन यहीं पे उस सोसाइटी के अंदर होते तो अपने लिए इतनी कोई खास बात नहीं होती। अच्छा ठीक है, नकुल सहदेव और इन सब की जो है एक ही बीवी है, एक ही है, वाह अच्छा है, बढ़िया है। चिंटू मिंटू पिंटू की भी एक ही बीवी है, अच्छा चिंटू मिंटू की भी, ठीक है, समझना, वी वुड बी टॉकिंग लाइक दिस। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, रिलीजन, नेचर वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है कि भाई व्हाट इज द नीड, क्या नीड है, ज़रूरत क्या है एथिक्स की, व्हाट इज द नीड ऑफ एथिक्स, और हाउ एथिक्स इन्फ्लुएंस आर ह्यूमन लाइफ, आर सोसाइटी एंड आर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन या जो भी, ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर अपन इसकी बात करें तो ह्यूमन लाइफ इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो एथिक्स हैं,
सबसे पहली बात तो ये आपका जो है डेवलपमेंट वगैरह, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वगैरह उसके अंदर काम करते हैं, है ना। चलो यार ये यहाँ से इसको पकड़ के करते हैं, ठीक है। तो नीड ह्यूमन लाइफ वगैरह, ह्यूमन लाइफ के अंदर सबसे पहली बात तो भाई आपका पर्सनल ग्रोथ वगैरह रहती है। पर्सनल ग्रोथ के अलावा आपको क्लैरिटी रहती है कि उस क्लैरिटी से क्या आता है, क्लैरिटी से टाइम और जो एनर्जी है ये दोनों सेव होती है, समझ में। आपको पता होता है कि भाई ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, ये चीज़ पीनी है, ये चीज़ नहीं पीनी है, सिंपल सी बात है। और अगर आप इन एथिक्स को फॉलो करते हो तो आपको सोसाइटी के अंदर क्या मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, समझ में। आप नीड क्या है एथिक्स की, नीड की अगर अपन बात करें तो सोसाइटी के अंदर सबसे पहली बात तो सोसाइटी के एग्जिस्टेंस, उसकी जो है एग्जिस्टेंस मात्र के लिए भी अपन को जो है एथिक्स की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एथिक्स नहीं होंगे तो फिर मैन हैज़ अ टेंडेंसी टू गो एनार्किस्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है। कई बार काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि भाई मैन की जो ओरिजिनल टेंडेंसी है, इंसान की जो ओरिजिनल टेंडेंसी है वो एनार्की की है, ठीक है। जैसे मेरे अंदर भी कई बार ये भावना जागती है, तो खैर, तो ओरिजिनल जो टेंडेंसी है वो एनार्की की है। पर्सन वॉन्ट्स एनार्की इन हिज लाइफ, ठीक है, पर्सन वॉन्ट्स एनार्की इन सोसाइटी। लेकिन उस एनार्की और इस टेंडेंसी को कौन सी चीज़ कंट्रोल कर रही है, कौन सी चीज़ चेक में रख रही है, तो वो है एथिक्स, समझ में। इसके अलावा सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए भी अपन अब जो है एथिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एथिक्स जो है डीओंटोलॉजी को प्रमोट करते हैं। डीओंटोलॉजी के अंदर लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था, रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स वगैरह, इनको एज इट इज़ फॉलो करना है ना। एथिक्स भी तो इसके अंदर आते हैं और एथिक्स बन भी इन्हीं चीज़ों से रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर एज इट इज़ फॉलो करना है तो डीओंटोलॉजी को प्रमोट करना है। अगर डीओंटोलॉजी को प्रमोट करोगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और उसके अलावा जो है सोसाइटी मेंटेन रहेगी, सोसाइटी का कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर सोसाइटी कंट्रोल में रहे, अगर सोसाइटी और सोसाइटी के मेंबर्स का दिमाग जगह पर रहे, तभी तो आप सोसाइटी को कंसोलिडेट कर सकते हो, उसके कल्चर को, उसकी वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को कंसोलिडेट कर सकते हो, वरना बिखरती रहेगी सोसाइटी, समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, थर्ड थिंग इज ग्रोथ। तो एग्जिस्टेंस, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। ग्रोथ की अगर अपन बात करें तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर होगी सोसाइटी की, तभी अपन को एक सक्सेसफुल सोसाइटी देखने को मिलेगी, और तभी ये सोसाइटी जो है आगे बढ़ सकती है, आगे जा सकती है और ज़्यादा फैल सकती है। उसके लिए क्या चाहिए, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। फाउंडेशन कहाँ से बनती है, एथिक्स से बनती है, समझ में आप। तो ये दो चीज़ें अभी तक अपन ने देखी। ह्यूमन लाइफ के अंदर क्या है, ह्यूमन लाइफ के अंदर क्लैरिटी है, सोशल रिस्पेक्ट है और पर्सनल ग्रोथ है। वहीं पर सोसाइटी के अंदर क्या है, एग्जिस्टेंस है, मेंटेनेंस है और ग्रोथ है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या है, सिंपल है यार, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वेलफेयर स्टेट। इनको क्या एक्सप्लेन करो, बताओ। अगर आप एथिकल रहोगे, अगर आपकी जो वर्कफोर्स है वो एथिकल रहेगी, तो एथिक्स का पार्ट है ना अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। अगर अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, इम्पार्शलिटी होगी, ये सारी की सारी वैल्यूज़ होगी, तो फिर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट का, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का भला नहीं करोगे, बल्कि ओवरऑल सभी के बारे में सोचोगे, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। वेलफेयर स्टेट की अगर अपन बात करें, इन्हीं आइडियाज़ के साथ में आप जो है वेलफेयरिज्म की तरफ जाओगे, वेलफेयर स्टेट की तरफ जाओगे, और जो है आपका जो स्टेट है वो पुलिस स्टेट से बचेगा, समझ में आया, ठीक है। वेलफेयर स्टेट और पुलिस स्टेट में क्या फ़र्क होता है, कौन लिखेगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे, समझ में आया, ठीक है। लिखना है, ट्राई करना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, है ना। फिर उसके बाद बेसिक वेलफेयरिज्म वाली भावना है, लोगों का भला करना है, वो सब है। चलो, प्रोमोट्स कॉन्टिन्यूटी। प्रोमोट्स कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या चीज़ है, मैं ये क्यों बताता हूँ, सवाल पूछ के भी क्यों बताता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं लिखोगे, ठीक है। तो चलो, प्रोमोट्स कॉन्टिन्यूटी। और फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई आज से, जैसे मान लो कि कोई बहुत टाइम बाद अगर ये वीडियो देखे, ठीक है, कुछ भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी अगर वीडियो देखे, तो फिर मैं उसके बाद देख पाऊँ नहीं देख पाऊँ, कमेंट हुआ ना। तो प्रमोट्स कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी को प्रमोट करेगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि अगर आपका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एथिक्स वगैरह के ऊपर चल रहा है, एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर चल रहा है, तो उस केस के अंदर क्या चीज़ होगी, उसके ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर हर नया जो सेक्रेटरी आया, हर नया जॉइंट सेक्रेटरी आया तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल गया, ऐसा नहीं है। मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई विल गो फॉर एवर, समझ में आया। तो प्रमोट्स कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, इससे चेंज और फ्लक्स की सिचुएशन कम होती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया।
लास्ट जो क्वेश्चन है इसका फटाफट आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद जो है अपन इस वीडियो का एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हाउ डू एथिक्स चेंज। तो एथिक्स चेंज जो है, एथिक्स के अंदर चेंज आने के कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला तो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की और एथिक्स की कभी भी नहीं बनती, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लेट से आपके अभी के एथिक्स हैं कि भाई अपन को जो है धोती वगैरह पहननी है, लंगोट वगैरह पहननी है, कुर्ता वगैरह पहनना है, वो सब चीज़ें करनी है। फिर आप कहाँ जाते हो? फिर आप लंदन जाते हो और लंदन जाके आप लंदन का कल्चर एक्सपीरियंस करते हो। जब आप लंदन का कल्चर एक्सपीरियंस करते हो तो आपके पुराने एथिक्स चेंज हो जाते हैं और आपको भी जो है वो कपड़े पहनने और वो कपड़े पहनना अब जो है वो नॉर्मल है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज स्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। समझ में ऐसे ही होता था। दूसरी चीज़ एक ही होती है कि जब आपका कोई बहुत, आपकी सोसाइटी के अंदर कोई बहुत बड़ा सडन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ध्यान देना, सडन स्वीपिंग सोशल चेंज आता है। एग्जाम्पल इज कोविड 19 की सिचुएशन के अंदर क्या हुआ? कोविड 19 की सिचुएशन के अंदर अचानक से जो है काफ़ी सारा जो है, अचानक से अपनी काफ़ी सारी वैल्यू सिस्टम, एथिक्स वगैरह, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। और कैसे बदली ये सब इतनी सारी चीज़ें? इन चीज़ों के बदलने के पीछे कारण ये था कि भाई अपने सामने इतना बड़ा एक्सटर्नल थ्रेट क्रिएट हो गया था।